हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये माइन मैनेजमेंट का एक स्पेशल चैप्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट 3 है। जैसे आप लोग जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने से एडवांटेजेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और एक चीज़ की जैसे आप लोग देखते होंगे कि चाहे सेकंड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो, सभी में माइन मैनेजमेंट से काफ़ी सारा सवाल आते हैं और स्पेशली जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड कम से कम 15-20 तो MCQ वहाँ से ही आ जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं बोला था कि इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे पार्ट 2 या पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग जितना डिस्कस किए थे कि जो टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करने का जो टेक्निक्स है उस दो टाइप का होता है, एक मॉडर्न टेक्निक और जो ओल्ड टेक्निक्स। तो मॉडर्न टेक्निक्स में EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पॉइंट, फिक्सिंग स्टॉक लेवल, फिर सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल में ABC एनालिसिस, VD एनालिसिस, SDE एनालिसिस, FNS एनालिसिस, ये सब क्या है इसके बारे में हल्का फुल्का हम लोग डिस्कस किए थे। और मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हम जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, जो EOQ को कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ न्यूमेरिकल के साथ डिटेल में डिस्कस किए थे। जो लोग उसको नहीं देखे हैं पहले उसको देखिए, इसके बाद इसी पार्ट को आप देखिएगा। तो आज का जो पार्ट 3 में हम लोग रीऑर्डर पॉइंट और फिक्सिंग स्टॉक लेवल, ये जो दो टेक्निक है, ये दोनों टेक्निक को कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं पार्ट 3 इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ठीक है, तो जैसे मैं बोला कि आज का वीडियो में हम कवर करेंगे रीऑर्डर पॉइंट और स्टॉक लेवल। जैसे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो है जो जिस क्वांटिटी को हम लोग ऑर्डर करने से वो इकोनॉमिक होगा दोनों साइड से, यानी कि हमको ज़्यादा उसका जो उसमें दो टाइप का जो कॉस्टिंग के बात हुआ था, दोनों कॉस्ट को मतलब दोनों के बीच में बैलेंस रखते हुए कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे, जिससे ना कि उसका जो हम रिटेनिंग कॉस्ट है, जो हम उसको स्टोर करके रखेंगे, वो कॉस्ट भी ज़्यादा ना पड़ जाए और हम जो परचेज करेंगे, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो कॉस्ट भी मिनिमल रहे। तो ये हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको कि हम डिटेल में डिस्कस किए हैं पार्ट 2 में। तो नेक्स्ट जो सवाल आता है, हम डिसाइड कर लिए कि हमको मंगाना कितना है, हमको कितना इन्वेंट्री मंगाना है, ऑर्डर करना है, वो डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट रीऑर्डर जो पॉइंट है वो बोलता है कि मतलब कब मंगाना है, वो तो हो गया कितना मंगाना है, लेकिन मंगाना कब है, ये जो डिसाइड करने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। क्लियर हो गया फंडामेंटल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है कि कितना मंगाना है, जिसमें कॉस्ट मिनिमल रहेगा, वो हो गया कितना मंगाऊंगा, मतलब 1000 यूनिट, 1500 यूनिट, 2000 यूनिट, कितना मंगाऊंगा, वो हो गया EOQ। रीऑर्डर पॉइंट क्या है कि कब मंगाना है, मतलब मतलब एक जब हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा तब मंगाना है, या कितना बचने से हम मंगाएंगे, कितना मंगाएंगे, वो हो गया EOQ। कब मंगाना है वो हो गया रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट, इसका रीऑर्डर पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं, रीऑर्डर लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन बोल रहा है रीऑर्डर लेवल का कि रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट व्हिच एन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर रिप्लेसिंग द करेंट स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। यानी कि आपके पास इन्वेंट्री का एक स्टॉक है, मान लीजिए आपके पास स्टॉक करने का कैपेसिटी 1000 यूनिट है। ठीक है, 1000 यूनिट समझ रहे हैं ना। मान लीजिए
कोई भी बिजनेस में सबका इन्वेंट्री अलग अलग होता है। मान लीजिए एक शॉपकीपर का बात मान लीजिए कि एक मतलब बड़ा एक दुकान है जो कि सप्लाई करता है, मान लीजिए साबुन जो हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस में, बाथ साबुन, सोप, बाथिंग सोप जो होता है, मान लीजिए वो कर रहा है। मान लीजिए उसके स्टोर करने का कैपेसिटी है 10 लाख पीस, ठीक है, यूनिट, 10 लाख यूनिट, 10 लाख पीस का साबुन वो स्टोर करके रख सकता है उसका स्टोर हाउस में, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि पूरा जीरो हो जाएगा मंगाएगा, क्योंकि जब मंगाएगा तो आज तो मंगाया फिर सुबह मंगाया शाम को आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ से मंगा रहा है, 2 दिन लग सकता है, 2 हफ्ता लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि जहाँ से वो मंगा रहा है वो कितना डिस्टेंस में है और उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। कि ये बोल दिया दे देगा ऐसा तो नहीं, उसका फॉर्मेलिटी रहता है, पेपर वर्क रहता है। तो वो जो टाइम गैप रहता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। यानी मैं आज ऑर्डर मंगाने के लिए डिसाइड किया, ऑर्डर प्लेस किया, फिर ऑर्डर पाने के बाद जो सप्लायर हमको सप्लाई करेगा मटेरियल आके फिर मेरा स्टोर में आके पहुंच गया, ये जो टाइम गैप है इस टाइम गैप को बोलते हैं लीड टाइम, ठीक है। तो ये लीड टाइम को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए हमको इन्वेंट्री कब मंगाना है उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। समझ गए? तो डेफिनेशन भी वही चीज बोल रहा है कि रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री at which an order should be placed for replenishing the current stock of inventory। नेक्स्ट बोलता है कि इसको, ठीक है, ये समझ गए कि रीऑर्डर पॉइंट क्या है, कि इसको कब मंगाना है, ठीक है। ये रीऑर्डर पॉइंट डिसाइड जो हम करते हैं 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला चीज तो लीड टाइम। लीड टाइम क्या है अभी बताया, कि मान लीजिए आज मैं ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद वेंडर जो सप्लायर है उस सप्लाई करेगा हमको मटेरियल। मान लीजिए आज हो जनवरी 5 तारीख को मैं ऑर्डर प्लेस किया, तो मान लीजिए उसको लगा जनवरी 10 तारीख को फिर मेरे पास पहुंच गया मटेरियल। तो जनवरी 5 से जनवरी 10 ये जो जितना टाइम गैप रहा है, जो 5-6 दिन का टाइम गैप रहा, इसको बोलते हैं लीड टाइम। जब मैं ऑर्डर प्लेस किया और जब वो ऑर्डर मेरे पास पहुंचा, ये जो टाइम गैप है इसको बोलते हैं लीड टाइम। फिर यूसेज रेट यानी कि हम कितना कंजप्शन करते हैं पर डे मान लीजिए मेरे को 100 पीस चाहिए, पर डे मेरा कंजप्शन रेट है 100 यूनिट, ठीक है। तो ये 5 दिन का गैप रहेगा, मटेरियल में ऑर्डर प्लेस किया और फिर मेरे पास आएगा 5 दिन, तो 100 × 5 500 यूनिट मिनिमम मेरे पास स्टॉक रहना चाहिए, नहीं तो दुकान तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो मटेरियल आएगा तब जाके हमारा स्टोर भरेगा। तो जनवरी 5 तारीख को मैं ऑर्डर किया, 10 तारीख को मेरे पास पहुंचा, ये जो टाइम गैप ये हो गया लीड टाइम। तो ये टाइम गैप के बीच हमारे पास तो कंजप्शन मतलब रेगुलर कंज्यूम करने मटेरियल होना चाहिए। तो वो जो रेगुलरली पर डे बेसिस में हमको कितना यूनिट चाहिए उसको बोलते हैं यूसेज रेट। और सेफ्टी स्टॉक मतलब मिनिमम कितना स्टॉक हमको रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। मान लीजिए कि मैं सोचा हूँ कि हमेशा 5 को ऑर्डर मैं देता हूँ तो 10 तारीख तक आ जाता है, ये नॉर्मल टाइम। जरूरी नहीं कि हमेशा आ जाएगा, कभी कभी 2-3 दिन लेट भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन है। मान लीजिए कोई स्ट्राइक हो गया, या फिर सप्लाई के पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या फिर जिस गाड़ी से वो भेज रहा था गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन। तो हमको तो ऐसा नहीं कि हम पूरा ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं 5 को मंगाया हूँ मतलब 10 तारीख को आ ही जाएगा, ऐसा नहीं। तो कुछ इमरजेंसी स्टॉक तो हम रखेंगे जिसको सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इसका अलग एक नाम भी है बफर स्टॉक, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल क्या होगा, मतलब कब मंगाएंगे, ठीक है। लीड टाइम, यूसेज, सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट आप क्लियर होते जाए, क्योंकि एमसीक्यू में ये सब आएगा कि रीऑर्डर पॉइंट डिटर्मिनेशन करने का बेसिस क्या है, क्या क्या चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। लीड टाइम, यूसेज रेट, सेफ्टी स्टॉक, दूसरा कुछ एक दे देगा। तो ये 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा मतलब हम कब मंगाएंगे, ये होता है रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल, ठीक है। फंडामेंटल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डर पॉइंट आपका समझ में आ गया, अभी समझते हैं स्टॉक लेवल क्या है। रीऑर्डर पॉइंट तो समझ में आ गया कि हम जो इन्वेंट्री
रखते हैं अपना स्टोर में, वो फिर दोबारा कब ऑर्डर प्लेस करेंगे, कब मंगाएंगे, वो हो गया रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल। स्टॉक का जो डिफरेंट लेवल है उसको समझ लेते हो क्या चीज़ है। ठीक है, स्टॉक लेवल। अच्छा, इससे पहले जो रीऑर्डर पॉइंट में हम डिस्कस किए कि तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक लीड टाइम, यूसेज रेट और सेफ्टी स्टॉक। तीनों को मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। लीड टाइम क्या है? लीड टाइम रेफर्स टू द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड एक्चुअली रिसीविंग द आइटम्स ऑर्डर। यानी कि ये एक टाइम गैप है कि आप जब ऑर्डर प्लेस किए, जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह में ऑर्डर करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आज सुबह ऑर्डर किया शाम को आ जाता है, ऐसा तो नहीं है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ प्रोडक्ट तो 6-7 दिन लगता है, कुछ प्रोडक्ट को 3 दिन लगता है। वो कहाँ से आ रहा है वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आज मैं ऑर्डर प्लेस किया और जब मेरे पास वो ऑर्डर पहुंच जाएगा, ये जो टाइम इंटरवल रहता है, जितना भी दिन हो सकता है, आवर हो सकता है, वीक हो सकता है, ये जो टाइम गैप है इसको बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है। यूसेज रेट की क्या है? यूसेज रेट मतलब कि पर डे एवरेज कंजप्शन क्या है आपका, कि एक दिन में आपका एवरेज कंजप्शन कितना है, वो हो गया आपका यूसेज रेट। तो इसको कैसे निकालेंगे? टोटल एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। मान लीजिए टोटल एनुअल कंजप्शन 1000, 1000 यूनिट, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 1000 कोई चीज़ का 1000 यूनिट है, उसका अनुअली उसका कंजप्शन, मतलब एक साल में 1000 यूनिट यूज होता है। और एक साल में कितना दिन होता है? 365 डेज। तो ये इसका जो रिजल्ट निकलेगा 1000 डिवाइडेड बाई 365, ये हो गया आपका पर डे एवरेज कंजप्शन। ठीक है। तो ये यूसेज रेट मतलब कंजप्शन रेट। ठीक है, यूसेज कंजप्शन कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ टर्म होता है, जैसे यूसेज हो गया, कंजप्शन हो गया, एक ही चीज़ है। ठीक है, या रीऑर्डर पॉइंट हो गया, रीऑर्डर लेवल हो गया, एक ही चीज़ है। तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए आप जब इसके बाद जब फार्मूला को आएंगे ना, ये सब काम में आएगा। कहीं किसी फार्मूला में लिखा होगा यूसेज रेट, किसी फार्मूला में लिखा होगा कंजप्शन रेट। अब अगर आप रट्टा मारेंगे कि हम तो जो समझे थे यूसेज रेट लिखा गया था, और एक ही चीज़ है। यूसेज रेट बोलना जो है, कंजप्शन रेट बोलना वही है, कंज्यूम करना, यूज करना, एक ही चीज़ है ना। तो उसी टाइप का आपको थोड़ा ये सब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं पूरा बारीकी से हर चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग में घुस जाए ये चीज़ें। थर्ड जो थर्ड जो पैरामीटर है वो है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या बोला मैं बोला अभी, कि इट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री व्हिच ए फर्म डिसाइड टू मेंटेन ऑलवेज। ये मिनिमम इतना रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द रिस्क losses like to occur due to stoppage in production, loss of sale due to non availability of inventory। जैसे आप दुकानदार के पास जाएंगे, मान लीजिए एक किराना दुकान है, ठीक है, वो काफ़ी सारा चीज़ रखा, मान लीजिए टूथपेस्ट का वो एग्जाम्पल लेके लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल पकड़ के अगर डिस्कस करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए टूथपेस्ट वो बेचता है, वो अपने पास लगभग पर डे वो 100 टूथपेस्ट का पैकेट बेचता है। मान लीजिए कोलगेट का ले लीजिए, पेप्सोडेंट का ले लीजिए, डाबर का ले लीजिए, किसी का भी। ठीक है, कि पर डे 100 टूथपेस्ट का पैकेट वो बेचता है। ठीक है, अब उसके पास 500 पैकेट बचा हुआ है। तो अगर ऐसे देखेंगे नॉर्मली 5 दिन उसका चल जाएगा, वो अभी ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, अभी वो ऑर्डर दे दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आज ऑर्डर दिया तो कल पहुंचेगा या परसों पहुंचेगा, लेट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो मिनिमम स्टॉक कितना मेंटेन करना है, यानी कि वो अगर सोचा है कि मिनिमम मैं 300 मेंटेन करूंगा, यानी कि 300 स्टॉक मेरे को रहना ही रहना है, 300 यूनिट, 300 पीस। तो उसको पता है कि 3 से 5 दिन के अंदर मटेरियल मेरा आ जाता है। तो 500 तो 5 दिन के लिए वो रखा है, 500, 300 मिनिमम रख रहा है। तो 800 जब तक घट जाएगा उसका स्टॉक्स में, 800 तक पहुंच जाएगा, उससे पहले उसको ऑर्डर दे देना है। क्योंकि 300 वो सेफ्टी स्टॉक से हिसाब से रख रहा है कि अगर कोई अनकंट्रोल चीज़ हो जाता है, बारिश इतना हो गया कि मटेरियल पहुंच नहीं पाया, गाड़ी नहीं पहुंच पाया, तो 300 मेरे को मिनिमम रखना है, और 3 दिन हाथ में कम से कम रखना ही है। वो हो गया उसका सेफ्टी स्टॉक। ठीक है,
तो लीड टाइम, यूसेज रेट, सेफ्टी स्टॉक, ये तीनों पैरामीटर के ऊपर बेस करके रीऑर्डर पॉइंट डिसाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट हम स्टॉक लेवल को समझते हैं कि स्टॉक लेवल क्या क्या है और उसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, देखिए पहला चीज हम डिस्कस किए क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। पहला जो इसका पहला वाला पार्ट में हम डिस्कस किए थे ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। उसका मतलब क्या है, हाउ मच टू ऑर्डर, ऑर्डर कितना ऑर्डर करना है। ये हो गया कितना ऑर्डर करना है, ये कब ऑर्डर करना है, रीऑर्डर लेवल। और अभी लेवल पे आते हैं। एक होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब अप टू हाउ मच टू स्टॉक, यानी कि मैक्सिमम कितना स्टॉक करेंगे। देखिए ऐसा अगर एक मैक्सिमम लेवल फिक्स नहीं करेंगे, जैसे अगर टूथपेस्ट का ही एग्जांपल हम ले रहे थे कि पर डे वो 100 टूथपेस्ट का पैकेट बेचता है। इसका मतलब थोड़ी है कि वो 2 लाख टूथपेस्ट का पेस्ट पैकेट लेके अपना दुकान में रख देगा। उसको रखने के लिए, फिर इन्वेंट्री रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। उतना पैसा उसका ब्लॉक होकर रह भी जाएगा, जो कि वो दूसरा चीज में इन्वेस्ट कर सकता था। और हो सकता है 2 लाख बेचने के लिए जितना टाइम लगेगा उसमें हो सकता है कि उससे अच्छा कुछ प्रोडक्ट आ जाए या उसका एक्सपायरी डेट चला जाए। तो बहुत सारे फैक्टर को डिपेंड करके मैं मैक्सिमम कितना स्टोर करके रखूंगा वो डिसाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अप टू हाउ मच टू स्टॉक। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल एटलीस्ट हाउ मच टू स्टॉक, कम से कम इतना रखना ही है, वो हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, एवरेज स्टॉक का मतलब स्टॉक नॉर्मली केप्ट। इसको कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 500 या 5000, मान लीजिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल 5000 तक मैं स्टॉक करके रख सकता हूँ। जरूरी इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर दिन आपके पास 5000 रहेगा, ये मैक्सिमम है। मतलब मैक्सिमम आप 5000 यूनिट स्टोर करके रख सकते हैं, ये आपका कैपेसिटी है। लेकिन हमेशा 5000 रहेगा जरूरी नहीं है। कैसा रहेगा, आप तो फिर कंज्यूम भी तो करेंगे ना। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम। और मिनिमम आपको रखना है मान लीजिए 1000। मिनिमम आपको 1000 रखना ही रखना है, उसके नीचे जाना नहीं है। ठीक है, तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, 5000 प्लस मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। 5000 प्लस 1000, 5000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 हो गया कितना, 6000 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गया, 3000। तो 3000 हो गया आपका एवरेज स्टॉक। मतलब नॉर्मली 3000 के आसपास रहता है, क्योंकि 5000 तो पूरा हमेशा रहेगा नहीं, कंज्यूम तो होगा। 1000 से नीचे आप जाने नहीं देंगे, क्योंकि मिनिमम उतना रखना ही रखना है। ठीक है, तो आपका एवरेज स्टॉक निकल गया 3000। समझ गए ना, ये होता है एवरेज स्टॉक लेवल। और एक होता है डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल मतलब, जैसे मैं बोला, देखिए इसको और अच्छे से समझिए। और एक स्टॉक होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब जो मैं बोला कि मिनिमम स्टॉक लेवल पहुंच गया, मतलब आपका बफर स्टॉक पहुंच गया, उतना रखना ही रखना है। लेकिन बफर स्टॉक से भी अगर घटता जा रहा है, अभी तक हमारा मेटेरियल पहुंचा नहीं है हमारे पास, तो एक डेंजर स्टॉक लेवल पहुंच जाता है, जिस लेवल में हम जो नॉर्मल इशू करना बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अपना माइनिंग का ही एक एग्जांपल देते हैं। माइनिंग में आपका स्टोर होगा। ठीक है, बाकी बड़ा बड़ा चीज मैकेनिकल जो स्पेयर पार्ट्स, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आप पेपर वर्क करते हैं ऑफिस में, जो A4 साइज का पेपर आता है, जेरॉक्स करते हैं, प्रिंट करते हैं, A4 साइज का पेपर आता है। ठीक है, मान लीजिए आपका एवरेज कंजप्शन डेली 5 पैकेट है आपका, सभी डिपार्टमेंट का जो स्टोर में रहता है, स्टोर से इशू करके हम लाते हैं। सभी जो जितना जितना माइनिंग डिपार्टमेंट, आपका प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, जियोलॉजी, लैबोरेटरी, सर्वे, ट्रेनिंग, सेफ्टी, फाइनेंस, पर्सनल, सब मिला हुआ के आपको पर डे आपका 5 पैकेट खर्चा हो जाता है पेपर। मान लीजिए आपका एवरेज कंजप्शन हो गया। ठीक है, आप स्टोर करके रखते हैं 30 पैकेट। ये मान लीजिए 100 पैकेट, 100 पैकेट है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। 100 पैकेट तक आपका आप रखते हैं। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल मान लीजिए आपका है 20 पैकेट। 20 पैकेट मिनिमम आपको रखना ही रखना है। और एवरेज कंजप्शन 100 प्लस 20, 120 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 60। 60 पैकेट है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। और जो 5 पैकेट है एवरेज पर डे कंजप्शन। ठीक है, इतना समझ गए।
अभी मान लीजिए आपका जो 20 पैकेट मिनिमम स्टॉक लेवल है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो 20 पैकेट आपका बफर स्टॉक हो गया, वो आप रखे हैं कि इसको मिनिमम इससे और नीचे जाने नहीं देंगे, इसको हम रखे हैं मतलब कि अगर माल नहीं पहुंचेगा तो फिर इससे मैनेज करेंगे। लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ 5 दिन में आएगा, वो 7 दिन में भी नहीं पहुंचा, अभी 10 दिन भी हो गया नहीं पहुंचा है। तो ये 20 पैकेट तो आपको ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचाए करके हम पूरा काम तो बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। तो फिर क्या करते हैं कि अभी जो नॉर्मल आप इशू करते थे 5 पैकेट सब डिपार्टमेंट को मिलकर, अभी क्या करेंगे नहीं, और अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है, सबको हम नहीं दे पाएंगे, जिसका इमरजेंसी है मतलब वो चीज़ प्रिंट करना ही करना है, जेरॉक्स करना ही करना है, सिर्फ उसी को देंगे। और बाकी लोगों का ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करने से आज कुछ बवाल मच जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप जो एवरेज पर डे जो आपका कंजप्शन होता था 5 पैकेट, उसके जगह पे 2 पैकेट हो जाएगा, और 3 पैकेट को आप कंट्रोल कर देंगे, मतलब जो नॉर्मल इशू को आप बंद कर देंगे, सिर्फ इमरजेंसी इशू ही आप करवाएंगे। ठीक है, तो वो होता है डेंजर स्टॉक लेवल, क्योंकि इस 20 पैकेट से भी फिर घट जाएगा। एक दिन घट गया तो एक दिन में 2 पैकेट के हिसाब से दिए तो दूसरा दिन 18 पैकेट रह जाएगा, तीसरा दिन 16 पैकेट रह जाएगा। तो ये डेंजर स्टॉक लेवल है, क्योंकि धीरे धीरे घटता जा रहा है, सिर्फ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए ही आप यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ समझ गए ना, क्या है डेंजर स्टॉक लेवल, क्या है बफर स्टॉक लेवल, क्या है एवरेज स्टॉक लेवल, क्या है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, क्या मिनिमम स्टॉक लेवल। तो ये इसका पीछे फंडामेंटल यही है। कंसेप्ट क्लियर क्या चीज़ है? फिर भी अगर आपका फिर भी डाउट रहा तो और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक डायग्राम आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला डायग्राम को, सॉरी ये वाला डायग्राम को आप ध्यान दीजिए। एक ग्राफ बनाए, देखिए ये है एक्स एक्सिस, सॉरी ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम दिखाए हैं टाइम, वाई एक्सिस में दिखाए टाइम वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ये जो लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मतलब इतना आप स्टॉक करके रखते हैं। ठीक है, तो यह मान लीजिए ये 5000 यूनिट है, 5000 यूनिट है, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका पूरा भरा हुआ है स्टोर, पूरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल था। अभी आप कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे, उसको इश्यू कराएंगे, काम करेंगे तो कंज्यूम होगा, कंज्यूम होगा तो स्टॉक लेवल घटेगा कि नहीं? घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, एक जगह पे पहुंचेगा कि आपको लगेगा नहीं हमारा मटेरियल कम हो गया है, अभी हमको मंगाना चाहिए। वो होता है रीऑर्डर लेवल, यानी कि हमारा स्टॉक घटता गया है, यहाँ तक पहुंच गया है, अभी हम उसको फिर ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो जब ये आप सोचे और ऑर्डर प्लेस किए, ऐसा तो नहीं कि आज ऑर्डर प्लेस किए कल आ जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, और जो टाइम लगेगा वो होता है लीड टाइम। तो उसी लीड टाइम के बीच आप यूज़ तो करेंगे ना, कंज्यूम तो करेंगे ना, ऐसा नहीं कि बंद कर दें, कंज्यूम करेंगे। तो अब जब और कंज्यूम करेंगे तो फिर और कम होता जाएगा आपका स्टॉक लेवल, तो एक लेवल पे पहुंच जाएगा जो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है, यानी कि इससे नीचे हम जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि इसको मिनिमम रखना है। फिर जब मटेरियल पहुंच जाएगा फिर आपका फुल हो जाएगा, फिर मैक्सिमम लेवल पहुंच गया, यानी कि मटेरियल आप जो ऑर्डर प्लेस किए थे फिर माल आ गया, फिर आपका स्टॉक बढ़ गया, फिर मैक्सिमम पहुंच गया, फिर आप कंज्यूम किए, कंज्यूम किए, कंज्यूम किए, कुछ टाइम आएगा आपको लगेगा हाँ अभी हमारा मटेरियल कम होते जा रहा है, अभी हमको ऑर्डर करना है, रीऑर्डर करना है। फिर ऑर्डर प्लेस किए, फिर जब हम ऑर्डर प्लेस किए, ऐसा तो नहीं फिर आज ऑर्डर किए तो कल आएगा, फिर कुछ टाइम लगेगा, उसके दौरान फिर आप कंज्यूम करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका मिनिमम स्टॉक लेवल पे। तो ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो एक मिनिमम लेवल जो पहुंच जाता है उसके नीचे जो स्टॉक है उसको बोलते हैं बफर स्टॉक, यानी कि जो मिनिमम लेवल पहुंच गया है, तो ये जो बाकी जितना बचा हुआ है ये आप रखे हुए हैं कि कोई सडन डिमांड हो गया, कि कुछ क्राइसिस हो गया, उस टाइम में हमको मतलब ये काम में आएगा। लेकिन मिनिमम लेवल ऑर्डर पहुंच गया मतलब आपका डेंजर सिग्नल पहुंच गया कि मेटल पहुंचना चाहिए, और आप ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, लेकिन टाइम तो लगेगा, 2-4 दिन तो आपको वेट करना पड़ेगा, या जो भी आपका लीड टाइम है, हो सकता है 1 हफ्ता का, वो मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि आपका मैक्सिमम लेवल यूज करने के बाद कम कंजम्पशन करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद कम होता है, एक लेवल पहुंच जाता है जहाँ पे आप फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो हो गया री ऑर्डर लेवल। लेकिन री ऑर्डर जब करते हैं कुछ टाइम लगता है, मटेरियल आप ऑर्डर किए और
फिर आपके पास दोबारा पहुंचा, उसको बोलते हैं लीड टाइम। वो जो टाइम गैप है देखिए, हाँ उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपका ये पूरा था मैक्सिमम लेवल, आप कंज्यूम किए रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गए, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिए, यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस किए, ठीक है। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के बाद कुछ टाइम लगेगा मटेरियल पहुंचने के लिए, तो जब तक आप कुछ कंज्यूम किए तो मिनिमम लेवल पे पहुंच गया। तो ये जो गैप यहाँ पे हो गया आपका, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं लीड टाइम। यानी कि आप ऑर्डर प्लेस किए, फिर वापिस ऑर्डर आपके पास मटेरियल पहुंच गया आपका ऑर्डर के हिसाब से। फिर जब ऑर्डर पहुंच गया, फिर आपका स्टॉक फुल हो जाएगा। तो ये जो टाइम गैप है ये हो गया लीड टाइम। और ये मिनिमम जो स्टॉक लेवल है उसके नीचे जितना जो स्टॉक है वो हो गया बफर स्टॉक। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ये पैराग्राफ ऐसा ही रहेगा। कभी कभी क्या होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नॉर्मली आपका 5 दिन में आता है, लेकिन आज इस बार 7 दिन भी हो गया, अभी नहीं पहुंचा, तो बफर स्टॉक से भी और घटता जाएगा। तो उस केस में हम डेंजर स्टॉक लेवल में पहुंच जाएंगे। तो उस डेंजर स्टॉक लेवल में हम नॉर्मल इशू करना बंद कर देंगे। हम नॉर्मल जितना इशू करते थे स्टोर से जितना मेटल, बंद कर देंगे। हम बोलेंगे सिर्फ इमरजेंसी इशू ही कराएंगे, जिसको नहीं करने से नहीं चलेगा सिर्फ उसी को ही देंगे। जो नॉर्मली ऐसा करते हैं उसको इशू हम नहीं करेंगे। तो ये होता है डेंजर स्टॉक लेवल का काम। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, बफर स्टॉक क्या है, डेंजर स्टॉक लेवल क्या है, लीड टाइम क्या है, सब क्लियर, फंडामेंटल क्लियर, नो डाउट। तो दोस्तों इसी को ही मैं चाहता था कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए, इसीलिए ग्राफ को आपके सामने लाया। ठीक है, एक बार आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, मैं एमसीक्यू होता रहेगा। ठीक है, उससे एमसीक्यू के लिए आप बेफिक्र रहिए, आप फंडामेंटल क्लियर होइए। एमसीक्यू फंडामेंटल क्लियर होने के बाद ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि एमसीक्यू बहुत हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम डिस्कस किए, एक एक करके जो डिस्कस किए उसका डेफिनेशन और कुछ फार्मूला एग्जाम एमसीक्यू में आता है। तो फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट फार्मूला भी डाल देता है। इसीलिए कुछ कुछ फार्मूला है जो एक ही टाइप का चीज़ है, लेकिन उसका थोड़ा लैंग्वेज अलग रहता है, जिसमें जो आदमी वो मतलब कंफ्यूज होता है। इसीलिए उसी फार्मूला को अलग अलग लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, जो कि एग्जाम में आ जाता है, वो सब कलेक्ट करके मैं इकट्ठा कर दिया हूँ आपका आसानी के लिए, कि आपको इकट्ठा मिल जाएगा तो आपका मतलब समझने का ये आसान हो जाएगा और याद रखने के लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल अभी डिस्कस किए कि रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट व्हिच एन ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर रिप्लेसिंग द करेंट स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। यानी कि वो ग्राफ में जो आप देख रहे थे, ये हमारा मैक्सिमम लेवल था, हम कंज्यूम किए, एक जगह पे पहुंच गए। रीऑर्डर लेवल, यहाँ पे रीऑर्डर हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम लगेगा हमारे पास मटेरियल पहुंचने के लिए। तो उसी दौरान हम लोग मिनिमम लेवल पे पहुंच गए। तो फिर जो मतलब हम ऑर्डर किए थे, जब मटेरियल पहुंच जाएगा हमारा, फिर स्टॉक बढ़ जाएगा, फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल तक पहुंच जाएगा। तो ये रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट है, एक टाइम है जब हमको मतलब डिसीजन लेना होता है कि हाँ ये टाइम आ गया कि हमको अभी ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि हम हमारा एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां हमारा इन्वेंट्री कम होता जा रहा है। तो ये जो पॉइंट को बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल। तो ये रीऑर्डर लेवल किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, पहले मैं बोला था लीड टाइम, यूसेज रेट और सेफ्टी स्टॉक। तो वो चीज को बेस करके यहाँ पे 5 तो फार्मूला दिया गया है। ठीक है, पांचों फार्मूला को आपको मतलब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें देखिए, जैसे ये दो फार्मूला को देखिए, 2 नंबर और 3 नंबर देखिए। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या बता रहा है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। थर्ड फार्मूला क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। दोनों एक ही चीज है। मैक्सिमम यूसेज कहने का मतलब जो है, मैक्सिमम कंजप्शन कहने का बात एक ही चीज है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कहने का मतलब जो है, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कहने का मतलब ही वही है। यूसेज का मतलब जो है, कंजप्शन का मतलब वही है। रीऑर्डर पीरियड का मतलब जो है, डिलीवरी टाइम करने का मतलब वही है।
फिर पाँच नंबर फॉर्मूला देखिए, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। वही कंजप्शन आ गया। डिलीवरी टाइम को लीड टाइम भी बोलते हैं। जो अभी मैं बोला कि आज मैं ऑर्डर प्लेस किया, फिर जब मेरे पास क्वांटिटी मेरा ऑर्डर के हिसाब से पहुंच जाएगा, ये जो टाइम गैप है उसको बोलते हैं लीड टाइम। वही डिलीवरी टाइम, वही लीड टाइम। जैसे हमारा अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब चीज़ में एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी करके बोलता है कि वहाँ 4 दिन लगेगा या 5 दिन लगेगा। ठीक है, तो ये लीड टाइम हो गया। इस या फिर हम जो जोमेटो या स्विगी में हम कुछ फूड ऑर्डर करते हैं तो 10 से 15 मिनट मांगता है। ठीक है, तो जो 10 से 15 मिनट, हाँ एक चीज़ लिखता है कि हाँ 10 से 15 मिनट लगेगा। तो ये हो गया मिनिमम टाइम, ये हो गया मैक्सिमम टाइम। दोनों को मिला के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज टाइम निकल जाएगा। 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12.5, यानी कि 12.5 मिनट जो आया, ये हो गया आपका एवरेज डिलीवरी टाइम। 10 मिनट मिनिमम डिलीवरी टाइम, मिनिमम 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा। एवरेज कितना, दोनों मिला के डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, ये एक ही फार्मूला है, लेकिन इसका मतलब जो लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। वो मतलब ऐसे ही लिखते हैं। तो मान लीजिए मैं वही एक फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देता, आप उसको याद कर लेते। एग्जाम में मान लीजिए जो ऑप्शन देगा ये दे देगा, तो आप सोचेंगे आप तो ढूंढ रहे हैं इसी को कि कहाँ पे रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इंटू मैक्सिमम यूसेज लिखा गया है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप बोलेंगे यार ये क्वेश्चन गलत डाल दिया। नहीं, उसका मतलब चीज़ है कि आप फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं बोला डिलीवरी टाइम मतलब जो है, लीड टाइम मतलब वही है, रीऑर्डर पीरियड मतलब वही है। जिसका मतलब क्या है कि हम जब ऑर्डर प्लेस किए और जब ऑर्डर हमारे पास पहुंच गया, ये जो टाइम गैप है उसको बोलते हैं लीड टाइम या डिलीवरी टाइम या रीऑर्डर पीरियड। इसमें मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। जैसे आप फ्लिपकार्ट में भी या अमेजन में या मीशो में जहाँ पे ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किए, तो लिखता है कि 5 to 7 बिजनेस डेज के अंदर पहुंच जाएगा, ऐसे लिखता है कि नहीं। 5 to 7 का मतलब क्या है कि मिनिमम 5 दिन लगेगा और मैक्सिमम 7 दिन तक हो सकता है। यानी कि अगर आपका 5 दिन हो भी गया, आप कंप्लेन मत कीजिएगा कि नहीं मेरा तो सामान मेरा ऑर्डर पहुंचा नहीं। लेकिन वो क्या लिखा है, 5 to 7 डेज हो सकता है, 5 दिन में पहुंच जाए, ये मिनिमम टाइम है। लेकिन कभी कभी 7 दिन भी हो जाता है। तो ये है मिनिमम टाइम, ये हो गया मैक्सिमम टाइम। और एवरेज टाइम क्या है, दोनों का 5 + 7 दोनों का समेसन डिवाइडेड बाई 2, 12/2 = 6, 6 दिन है एवरेज आपका लीड टाइम। ठीक है, तो ये सब फार्मूला इस टाइप का ही लिखा जाता है, उसका मतलब एक ही है। लेकिन मैं इसलिए जानबूझ के सब चीज़ को लिख दिया ताकि आपका मतलब आप ऐसा नहीं कि एक चीज़ को रट्टा मार के जाए और वो एग्जाम में देखे कि नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं है, फिर आप वो छोड़ दें। तो इसीलिए मैं सब कुछ जो जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम हो सका मैं सबको डाला हूँ। और इसी में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे रीऑर्डर लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इसी टाइप का जो मतलब फॉर्मूला से लेके एक सवाल आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रीऑर्डर लेवल समझ गए। अभी मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो अभी बताया क्या है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी फॉर एनी मटेरियल which कैन बी हेल्ड इन द स्टॉक एनी टाइम। मतलब मैक्सिमम हम कितना क्वांटिटी रख सकते हैं अपना स्टॉक में, एक पर्टिकुलर टाइम मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। उससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो अननेसेसरी है वो। मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोला कि मान लीजिए पर डे 100 साबुन कोई बेचता है, इसका मतलब थोड़ी है कि वो 2.5 लाख साबुन खरीद के रख लेगा। नहीं, हम तो जा रहे हैं बेच तो रहा हूँ, 2.5 लाख रख लेता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। वो एक लिमिट डिसाइड करता है, मैक्सिमम इतना तक मैं रखूंगा। वो काफ़ी सारा पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम कितना हम स्टॉक करके रख सकते हैं, वो हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। उसी का भी कुछ फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को भी मैं जैसे लास्ट में बताया था कि थोड़ा लैंग्वेज अलग अलग करके रहता है और कुछ में भी थोड़ा अलग फार्मूला है। जैसे 1 नंबर एक फार्मूला है और 3 नंबर जो फार्मूला है, दोनों एक ही चीज़ है, खाली लैंग्वेज अलग है, जिसको आपको थोड़ा जैसे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है, लीड टाइम वही है, यूसेज का मतलब जो है, कंजप्शन का मतलब वही है। ये दोनों फार्मूला एक ही है, खाली लैंग्वेज अलग अलग है। इसको आप याद कर लीजिएगा फार्मूला को, तो लैंग्वेज चेंज करने से भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही आंसर है। और इसका दूसरा भी एक
फॉर्मूला है जो सेकंड वाला है। तो दूसरा फॉर्मूला को आपको अलग से याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको सब समाट के मतलब एक जगह पे रख दिया हूँ कि आपको ढूंढना नहीं पड़े इधर उधर। आपका आसानी के लिए मैं एक जगह पे ही बना के फॉर्मूला को रख दिया हूँ, आपको जस्ट खाली इसको थोड़ा याद करना है। ठीक है, क्लियर। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, नेक्स्ट क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल। ये तो भी बताया था जो ग्राफ में डिस्कस। मिनिमम इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक व्हिच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड एट ऑल टाइम, यानी इतना इतना रखना ही रखना है। इसका नीचे चले जाएंगे तो फिर डेंजर लेवल में आ जाएंगे। और मिनिमम स्टॉक लेवल पहुंचने से मतलब पहुंचने तक हमारा जो ऑर्डर हम किए थे वो मटेरियल पहुंच जाना चाहिए, तो फिर हमारा दोबारा मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। तो इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक व्हिच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड एट ऑल टाइम, और उसी का ये फॉर्मूला है। सॉरी, कहाँ गया हम? इसी का ये फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला एक ही है, वही जैसे बोला था, नॉर्मल यूसेज रेट, एवरेज कंजप्शन, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, एवरेज लीड टाइम, एक ही चीज़ है, खाली लैंग्वेज अलग अलग है। इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है एवरेज इन्वेंट्री लेवल। एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज नॉर्मली हेल्ड इन स्टॉक ओवर ए पीरियड। एवरेज इन्वेंट्री लेवल जब मैं बोला क्या, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, दोनों को मिला के डिवाइड कर दो, हो गया आपका एवरेज। यानी कि जो फॉर्मूला नंबर 2 देखिए, एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। जैसे मैं बोला था मैक्सिमम 1000 यूनिट हम स्टोर कर रखते हैं, मिनिमम 200 रखते हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 600। इससे करके आप एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं। कुछ कुछ हो सकता है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में ये सब दे देगा कि आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल इतना, मिनिमम स्टॉक लेवल इतना, तो एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, ऐसे भी डाल सकता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी डाल देता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही बहुत आते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए बोल भी सकता है, लेकिन फॉर्मूला मालूम है तो कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत है। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फंडामेंटल तो मैं आपको क्लियर कर ही रहा हूँ कि चीज़ें क्या हैं। जैसे डेंजर लेवल, डेंजर लेवल में क्या बताया था कि जब मिनिमम स्टॉक लेवल से घट जाएगा तो उस टाइम में हम नॉर्मल इशू करना बंद कर देते हैं, सिर्फ इमरजेंसी इशू ही करवाते हैं। क्योंकि नॉर्मल इशू करेंगे तो फिर हमारा बंद हो जाएगा, ठीक 1-2 दिन बाद हमारा काम पूरा ठप हो जाएगा। इसीलिए जो नॉर्मली यूज होता है उसको हम इशू नहीं करते, जिसका पूरा इमरजेंसी चाहिए ही चाहिए उसको ही फिर इशू करते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन भी बोल रहा है, इट इज द लेवल एट व्हिच normal issue of the raw material inventory are stopped and emergency issues are only made। तो ये होता है डेंजर लेवल। उसका फॉर्मूला दिया है एवरेज कंजप्शन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ठीक है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, इसका एक ही फॉर्मूला इसका हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए, मतलब डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है, हो सकता है एग्जैक्टली यही ऑप्शन ना हो, वहाँ पे लिखा हो कि एवरेज यूसेज इनटू डिलीवरी टाइम फॉर इमरजेंसी। आप सोचेंगे यार लीड टाइम तो मैं याद किया था, ये तो नहीं है। लीड टाइम जो है डिलीवरी टाइम वही है, एवरेज कंजप्शन जो है एवरेज यूजेस वही चीज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और बफर स्टॉक को तो मैं बताया था, सम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में बी केप्ट फॉर कंटीजेंसी टू बी यूज्ड इन केस ऑफ सडन डिमांड, सच स्टॉक इज नोन एज बफर स्टॉक। यानी कि जो मिनिमम स्टॉक लेवल के नीचे जो मटेरियल रहता है वो क्यों रखा गया है कि कोई इमरजेंसी आ गया, हमको तो मिनिमम स्टॉक लेवल पहुंचने तक ही फिर मटेरियल रिफिल करके फिर मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे ये जो हम जो ग्राफ बनाए थे, जो जिसको लेके हम सभी फंडामेंटल क्लियर कर रहे थे, ये वाला देखिए, इसमें हम क्या बोले कि ये आपका हाई मैक्सिमम लेवल है। मैक्सिमम आप कंज्यूम किए, एक पॉइंट पे आप डिसाइड किए कि नहीं आप हमको रीऑर्डर कर देना चाहिए, लेकिन एक टाइम लगेगा, वो आप ऑर्डर प्लेस किए और आपके पास मटेरियल पहुंचेगा, वो टाइम के आपको बोलते हैं लीड टाइम। फिर वो लीड टाइम के दौरान तो आप तो फिर कंज्यूम करेंगे कि नहीं मटेरियल, ऐसा तो नहीं काम बंद करने कंज्यूम करेंगे, तब कंज्यूम करेंगे तो वो पहुंच जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल पे। इसको नीचे जाने से पहले फिर मटेरियल हमारा पहुंच जाता है, और फिर जब मटेरियल पहुंच गया हम स्टोर में डाल दिए तो फिर हमारा पहुंच गया मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया। तो हमको मिनिमम लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं है, कभी कभी अनकंट्रोल चीज की वजह से मिनिमम लेवल से भी नीचे चला जाता है। मिनिमम लेवल के नीचे ये जो स्टॉक है हमारा, इसको बोलते हैं बफर स्टॉक।
ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी बफर स्टॉक का, कभी कभी डेफिनेशन भी एग्जाम में पड़ जाता है कि एक डेफिनेशन दे देगा, ये किसका डेफिनेशन है, मतलब इसका मतलब क्या है, डेंजर लेवल, बफर स्टॉक, ऐसे करके वो अपना खेल खेलता रहेगा ऑप्शन देके। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि इन मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे जो स्टॉक है उसको बोलते हैं बफर स्टॉक, जिसको रखा जाता है कि कुछ सडन डिमांड हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो उसने तो रखना ही पड़ेगा ना हमको, उससे नीचे जाना ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारा मटेरियल पहुंच के फिर हमारा मैक्सिमम लेवल तक स्टॉक लेवल पहुंच जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी चला भी जाता है, फिर भी उसको रखा जाता है इसलिए कि कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ सडन डिमांड आ जाए, तो हमको कुछ स्टोर करके रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, तो दोस्तों रीऑर्डर पॉइंट, स्टॉक लेवल सब फंडामेंटली क्लियर कर दिया, उसका जो जितना मैक्सिमम हो सकता था मैं समझाने को कोशिश किया, ग्राफ भी बनाया, उसका फार्मूला आपको दिया। ये जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पॉइंट, स्टॉक लेवल, और आगे एक जो वीडियो आएगा नेक्स्ट जो एबीसी एनालिसिस क्या है, मेटेरियल स्टॉक लेवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हर सेंटेंस में एक एमसीक्यू बन सकता है। तो ये वीडियो को आप कभी भी मिस मत कीजिए और अच्छे से इसको समझिए, फंडामेंटल जितना हो सकेगा क्लियर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा लेवल पे। फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मैं जब एमसीक्यू हम करेंगे, अभी तो हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं ना, एमसीक्यू तो हम पहुंचे नहीं है, तो एमसीक्यू वाला जो जब पहुंच जाऊंगा मतलब उस टाइम में और भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं मैं हर एमसीक्यू में उसका पीछे जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक है, जो उसके पीछे थ्योरी है, फिर उसको समझाता हूँ, ताकि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मारे एमसीक्यू का आंसर ये है, उसके पीछे आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो। तो ऐसे करके हम माइंड मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे और इस बार ये कॉन्फिडेंस जरूर आएगा आपका कि नहीं ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अगर ये आप पहली बार भी दे रहे हैं यही फास्ट है, यही लास्ट है, इस बार मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड तक मैं लगा रहूंगा। आप भी इसी प्रयास में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।